इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो हॉस्टिलिटी हुई वहां पे भी ड्रोन्स का काफी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया गया बाय बोथ द साइड्स। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि रिसेंटली आपने बहुत ही बड़ी खबर सुनी होगी, यूक्रेन ने एक बहुत ही बड़ा ड्रोन बेस्ड अटैक किया ऑन रशियन एयर बेसिस, जहां पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट बॉम्बर्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया। और रीसेंट टाइम्स में जो ड्रोन यूटिलिटी का एक एक नया टैक्टिक आ चुका है, दैट इज स्वॉर्म टैक्टिक। अब इस चीज को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स में, अजरबैजान आर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट में भी हम लोगों ने देखा, लेकिन रिसेंटली वी हैव सीन स्वॉर्म टैक्टिक्स इन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में भी हम लोगों ने इस तरह की वॉरफेयर टैक्टिक्स जरूर देखी होगी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी डिस्कशन होने वाली है अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ ड्रोन वॉरफेयर इन रीसेंट टाइम्स। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने पिछले कुछ महीनों में कई सारी खबरें देखी होंगी जहां पे ड्रोन का इस्तेमाल हुआ कॉन्फ्लिक्ट में, वॉरफेयर के दौरान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो हॉस्टिलिटी हुई वहां पे भी ड्रोन्स का काफी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया गया बाय बोथ द साइड्स। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि रिसेंटली आपने बहुत ही बड़ी खबर सुनी होगी, यूक्रेन ने एक बहुत ही बड़ा ड्रोन बेस्ड अटैक किया ऑन रशियन एयर बेसिस, जहां पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट बॉम्बर्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया और उन्हें ऑलमोस्ट ग्राउंडेड कर दिया है। तो ये सारी खबरें कॉल फॉर अंडरस्टैंडिंग ड्रोन वॉरफेयर एंड इट्स इंप्लीकेशंस। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि वॉरफेयर का एवोल्यूशन कैसे हो रहा है और उसके अंदर ड्रोन वॉरफेयर का एवोल्यूशन कैसे हो रहा है। अल्टीमेटली हम लोग समझेंगे इन सभी चीजों का इंप्लीकेशन क्या है, किस तरह की परिस्थिति है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रोन्स। एंड अल्टीमेटली डिस्कशन के अंत में चर्चा करेंगे कुछ सवालों के बारे में, स्पेशली एथिकल कॉन्ट्रीज या फिर एथिकल डाउट्स, लीगल क्वेश्चंस कनेक्टेड टू ड्रोन वॉरफेयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्रोन वॉरफेयर काफी एक्सटेंसिव बन चुका है रिसेंट टाइम्स में। ड्रोन्स ही नहीं, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स भी जो होते हैं उन्हें काफी इंटीग्रेट किया जा रहा है ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, ड्यूरिंग वॉरफेयर। इस चर्चा के दौरान मैं आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट केस स्टडीज डिस्कशन करूंगा जहां पे रिसेंट टाइम्स में हम लोगों ने एक्सटेंसिव यूज ऑफ ड्रोन्स देखा है ड्यूरिंग द वॉरफेयर और ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। That means there has been a lot of integration of drones and autonomous systems, and it has become a part and parcel of modern warfare. हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स रिसेंट टाइम्स में देखे हुए हैं। नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों ने देखा है बिटवीन आर्मीनिया एंड अजरबैजान। इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों ने देखा है, वी नो अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। एंड देन इन द रिसेंट टाइम्स यूक्रेन हैज ऑल्सो अटैक्ड यूजिंग ड्रोन्स ऑन रशियन टेरिटरीज, वो भी डीप टेरिटरीज, काफी डीप एंटर किया यूक्रेन ने और उन्होंने मल्टीपल एयर बेसिस पे अटैक किया। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। अब उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड इन जनरल वॉरफेयर कैसे इवॉल्व हो। अब देखिए, जब भी हम लोग वॉरफेयर की बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं, लड़ाई होती है ना, 2 चीजों के ऊपर रिलाई करती है, यानी कि विक्ट्री रिलाइज ऑन 2 थिंग्स। फर्स्ट तो सीधे सीधे स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब आपके पास कितनी ताकत है, कितने लोग हैं, कितनी एम्यूनिशन है, कितने इक्विपमेंट है और किस तरह की टैक्टिक्स आप इस्तेमाल करते हो। तो स्ट्रेंथ और टैक्टिक्स, बोथ ऑफ देम दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब एज अ थंब रूल क्या होता है, जिसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है वो जीत जाता है, लेकिन कई बार जब इक्वल पावर्स है या फिर थोड़ा सा मिसमैच पावर्स भी है, कम स्ट्रेंथ वाले विक्ट्रीज भी हम लोगों ने देखे हुए हैं, अगर टैक्टिक्स या फिर स्ट्रैटेजी थोड़ी सी सुपीरियर है तो। अब यहां पे ड्रोन वॉरफेयर में भी नई तरह की टैक्टिक्स, नई तरह की स्ट्रैटेजी इवॉल्व हो रही है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट ड्रोन स्ट्रेंथ, बट इट इज ऑल्सो अबाउट ड्रोन टैक्टिक्स एंड ड्रोन स्ट्रैटेजी। ये पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। अब जब हम लोग वॉरफेयर की बात करते हैं, बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज है जिस तरह से लड़ाइयां इवॉल्व हुई है। अगर आप देखोगे, शुरुआती लड़ाई जो हुआ करती थी ना, दैट डिपेंडेड प्योरली ऑन कैवलरी, यानी कि कितने लोग हैं, मेनली स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करता था कि कितने सैनिक आपके पास है, कितना सैन्य बल है, कितने घोड़े हैं, कितने हाथी हैं, किस तरह की एम्यूनिशन है, इनके ऊपर डिपेंड किया करता था। बट धीरे धीरे जैसे हम लोग मॉडर्न टाइम्स में आगे, the paradigm or the discussion shifted from not just cavalry or not just men towards the ammunition, especially during the industrial revolution. अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर उससे थोड़ा सा पहले, जब से गन पाउडर की इन्वेंशन हुई, तो गन पाउडर हो गई, गन्स आ गई, तो एडवांस एम्यूनिशन आने लगे। तो जिनके पास एडवांस एम्यूनिशन है, जैसे कि बंदूकें हैं, तोपे हैं, तो वो लड़ाइयां जीतने लगे, जहां पे नंबर्स डिड नॉट मैटर मच। अब इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं कॉलोनियल पावर्स, जिनके पास एडवांस्ड एम्यूनिशंस थे। अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया में
नंबर्स तो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन कहीं ना कहीं एम्यूनिशंस, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी, दे वर लैकिंग. सेम थिंग हैपेंड विद साउथ अमेरिका ऑल्सो. दैट इज वाई इवेंचुअली कोलोनाइजेशन हुआ. उसके बाद जब वॉरफेयर की हम लोग बात करते हैं, इट शिफ्टेड टुवर्ड्स द नेवल कॉन्फ्लिक्ट. तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के जस्ट बाद में हम लोग कह सकते हैं ड्यूरिंग दी 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, लार्जली नेवल कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे. यानी कि अभी किसके पास कितनी नेवी है, नेवल एम्यूनिशन कितने हैं, और नेवल बेसिस के ऊपर या फिर नेवी के टैक्टिक्स, नेवी की स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करने लगा. एंड अल्टीमेटली मैं कहूँगा इन द 20th सेंचुरी और ड्यूरिंग दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो वी हैव सीन, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी एक्सटेंसिव डेवलपमेंट हुई ऑफ द एयर बेस्ड वॉरफेयर. अब अगर आपको इसके आगे वाला एक और डायमेंशन डालना है तो मैं यहाँ पे स्पेस डायमेंशन डालूंगा, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा हम दूर है उससे. ऑल्दो थिंग्स हैव स्टार्टेड, जहाँ पे एंटी सैटेलाइट टेस्ट, एंटी सैटेलाइट वेपन्स वगैरह टेस्ट हो रही हैं, बट अभी फिलहाल ऑल्सो वी आर लार्जली इन टर्म्स ऑफ द एयर वॉरफेयर ओनली. जब हम लोग शुरुआती एयर वॉरफेयर की बात करते हैं, वहां पे प्रिडोमिनेंटली एयरक्राफ्ट बेस्ड था. अब एयरक्राफ्ट मतलब आपको एक हवाई जहाज चाहिए, हवाई जहाज के अंदर एक पायलट की जरूरत पड़ेगी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हम लोगों ने ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे डॉग फाइट्स के, एयरक्राफ्ट फाइट के, जैसे नाजी एयरक्राफ्ट एंटर्ड इनटू लंदन, लंदन में भी अटैक कर दिया, काउंटर अटैक्स भी हुए फ्रॉम द अलाइड फोर्सेस ऑल्सो. सो एयरक्राफ्ट वॉरफेयर हुआ करता था, यानी कि एक पायलट की जरूरत पड़ी. लेकिन अब हम लोग एक नए एरा में एंटर कर चुके हैं. टुडे वी डू नॉट इवन नीड pilots. So we are living in the age of unmanned aerial vehicle, drones and autonomous weapon system. So things have evolved like this and we are in this particular age. अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये जो ड्रोन वॉरफेयर है ये कब से शुरू हुआ है. देखिए, अगर आप टेक्निकली पूछोगे तो मैं कहूँगा दुनिया की सबसे पहली ड्रोन बनी थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन ओनली, है ना. वर्ल्ड वॉर वन में 1917 में ही पहला ड्रोन बना था. लेकिन हम लोग मोटा मोटी जब भी ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात करते हैं, दे आर अ मोर recent phenomena, predominantly 1980s 1990s phenomena. 21st सेंचुरी का फिनोमेना हम लोग कह सकते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का, ड्रोन टेक्नोलॉजी का. तो 21st सेंचुरी जब से शुरुआत हुई, यानी कि सन 2000 के बाद बहुत ज़्यादा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के ऊपर, ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और उसकी यूसेज भी काफ़ी एक्सटेंसिव बन चुकी है. अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है, ठीक है, आई अंडरस्टूड सर कि ड्रोन वॉरफेयर, मुझे पता चल गया कि ड्रोन वॉरफेयर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है. लेकिन जब हम लोग ड्रोन वॉरफेयर की भी बात करते हैं या फिर ड्रोन्स का इस्तेमाल जब मैं कहूँगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो भी इवॉल्व हुआ है. ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बना लिए और सीधे सीधे उन्हें हम लोगों ने मैदान जंग में भेजा, ऐसा नहीं हुआ है. अगर आप देखोगे इवन शुरुआती जो ड्रोन थे या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स थे, मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर वन के दौरान, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो थे ना, उन्हें मेनली डिकॉय करके इस्तेमाल किया था ताकि दुश्मन को पता ना चले कि ओरिजिनल एयरक्राफ्ट है कि नहीं करके. दे वर यूज मेनली एज डिकॉयज. एंड इवन ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड्स, आई वुड से 1990s अर्ली 2000s, जो ड्रोन्स आए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आए, दे वर मेनली यूज्ड एज पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस. उसे हम लोग इंटेलिजेंस के लिए, सर्वेलेंस के लिए, रिकॉनाइसेंस के लिए इस्तेमाल करते थे और टारगेट एक्विजिशन के लिए, टारगेट वहाँ पे है कि नहीं पता करने के लिए. इसके प्राइम एग्जांपल आपको मिलेंगे 2001 के बाद. यू अंडरस्टैंड, इन 2001 9/11 अकर्ड, एक टेररिस्ट अटैक हुआ यूएसए में. उसके बाद यूएस एंटर्ड मल्टीपल फ्रंट्स और यूएस एंटर्ड इनटू, आई वुड से, वॉर एट मल्टीपल फ्रंट्स, अफगानिस्तान में, इराक में, एटसेट्रा. तो वहाँ पे आपने देखा ड्रोन्स का काफ़ी एक्सटेंसिव इस्तेमाल किया गया, सर्वेलेंस के लिए भी, रिकॉनाइसेंस के लिए भी, टारगेट एक्विजिशन के लिए भी उन्हें ज़रूर इस्तेमाल किया गया. धीरे धीरे ड्रोन का इस्तेमाल अभी इवॉल्व होने लगा. अब आपको ध्यान रखना है, मेरा जो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री ड्रोन्स. तो सबसे पहले अगर आप ड्रोन की यूटिलिटी की बात करें ना, तो उसी में हम लोग दो डायमेंशंस में डिवाइड कर सकते हैं, सिविलियन ड्रोन्स एंड मिलिट्री ड्रोन्स. अब सिविलियन ड्रोन्स तो पता है ना यार, हर फंक्शन में आपका जो, जैसे 2-3 दिन पहले ही मैंने देखा, एक शादी अटेंड करने गया था, वहाँ पे एक बड़ा ही एडवांस सा ड्रोन था. नॉर्मली छोटे छोटे से हुआ करते, इस बार थोड़ा सा बड़ा ड्रोन था और वो ड्रोन पूरा फंक्शन हॉल में घूम रहा है. दैट इज अ सिविलियन ड्रोन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री ड्रोन्स, मिलिट्री अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स. तो उसके अंदर इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस से धीरे से मूव है लॉजिस्टिकल सपोर्ट की ओर. यानी कि आपकी जो ऑन फील्ड जो सब सिपाही हैं उनको इंफॉर्मेशन देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, बंदूकें पहुंचाएंगे, इस तरह की चीज़ें होने लगी. एंड रीसेंट टाइम्स में जो डेवलपमेंट हुई है, दैट इज
टुवर्ड्स द टारगेटेड स्ट्राइक्स। अब इस तरह की हम लोगों ने बहुत सारी ड्रोन्स का यूसेज देखा हुआ है टारगेटेड स्ट्राइक्स में, जैसे देयर इज बैरक्टर ड्रोन ऑफ टर्की, आपका हैरोप ड्रोन है ऑफ इजराइल। बहुत सारे ड्रोन्स टारगेटेड स्ट्राइक कर सकते हैं। नॉट जस्ट टारगेटेड स्ट्राइक, आजकल देयर इज अ न्यू अटैक मोड ऑल्सो, दैट इज कामिकाजे मोड। अब कामिकाजे मोड है, कामिकाजे मोड आर ऑल्सो कॉल्ड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड ड्रोन्स। सीधे सीधे जाकर टकरा जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये फायर एंड फॉरगेट ड्रोन्स है। इनको एक बार फायर कर दो, कोऑर्डिनेट्स डाल दो, वहां पे जाकर सीधे टकरा जाएंगे। उसके अंदर एक्सप्लोजिव्स होगा, यानी कि वो एक्सप्लोजिव कैरी करेगा। हाँ, क्योंकि ड्रोन्स है, थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव कैरी करेगा और वहां पे वो अटैक करेगा। जैसे अब मैं ये कह सकता हूँ कि रिसेंट टाइम में कामिकाजे अटैक्स हम लोगों ने कई सारे देखे हुए। रशिया के जो कामिकाजे ड्रोन्स है उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया, यूक्रेन का भी रिटेलिएशन हुआ। कामिकाजे ड्रोन्स हैव बिकम अ नॉर्म, दे वर यूज्ड इन दी अजरबैजान आर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। और रिसेंट टाइम्स में जो ड्रोन यूटिलिटी का एक नया टैक्टिक आ चुका है, दैट इज स्वार्म टैक्टिक। अब इस चीज को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स में, अजरबैजान आर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट में भी हम लोगों ने देखा, लेकिन रिसेंटली वी हैव सीन स्वार्म टैक्टिक्स इन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में भी हम लोगों ने इस तरह की वॉरफेयर टैक्टिक्स जरूर देखी हुई है, ठीक है, राइट। नाउ दिस इज ऑल अबाउट हाउ warfare has evolved and how drone warfare or usage of drones has changed over a period of time. अब सवाल उठता है कि सर कुछ केस स्टडी है क्या? मेरे पास 3 केस स्टडीज है रिसेंट टाइम्स की, इसको आप आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम 2020 नगोर्नो काराबाग कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। आप जानते हो नगोर्नो काराबाग एरिया, कॉन्फ्लिक्टेड एरिया बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मीनिया। अजरबैजान वेरी इफेक्टिवली यूज्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी टू काउंटर आर्मीनिया। अजरबैजान ने टर्की के बैरक्तर TB2 ड्रोन्स इस्तेमाल किए सर्वेलेंस के लिए, इसराइल के हैरोप ड्रोन्स को इस्तेमाल किया आर्मीनिया के डिफेंस सिस्टम को डिसमेंटल करने के लिए, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा एक डिसाइसिव विक्ट्री जरूर उन्होंने पाली। एक मैं कहूँगा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी मिल गया अजरबैजान को। रिसेंटली 2025 में हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में जरूर देखा। अब देखिए काफी डिटेल्स तो हमारे पास है नहीं, लेकिन वी डू नो दैट इंडिया यूज्ड ड्रोन्स टू अटैक ऑन द पाकिस्तान एयर डिफेंसेस। जैसे इंडिया के पास 625 के आसपास ड्रोन से कहा जाता है, नंबर कंफर्म नंबर मैं आपको बता नहीं सकता बिकॉज जो मीडिया में रिपोर्ट रहेंगी उसी के बारे में बता रहा हूं आपको। बट इंडिया ने रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में कहा जाता है कि इसराइल का जो एडवांस ड्रोन है, इसराइली ओरिजिन का जो हैरोप ड्रोन है, उसको इस्तेमाल किया पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने के लिए, और पाकिस्तान में उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके ऊपर जो भी टारगेट्स है हमारे उसके ऊपर अटैक जरूर किया था। वन ऑफ द इंस्टॉलेशन इन लद्दाख जहां पे एयर डिफेंस सिस्टम था उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया, ये हमें पता चला। इजरायली हैरोप ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे। यहाँ पे पाकिस्तान ने भी काउंटर स्ट्रेटजी इस्तेमाल की। पाकिस्तान ने मैं कहूँगा काफ़ी स्मार्टली स्वार्म टैक्टिक्स इस्तेमाल किया। आपने देखा होगा कि इंडिया के, अब अगर आप मिलिट्री एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स पढ़ोगे, मिलिट्री एक्सपर्ट्स की इनपुट्स देखोगे तो बताएंगे कि पाकिस्तान का जो स्वार्म टैक्टिक था जिसके अंदर बहुत सारे मैं कहूँगा चीप ड्रोन्स भेजे गए टू ओवरवेलम इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम। इंडिया ने काफ़ी अच्छे से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल किया एंड दे थ्वार्टेड all the attacks by those drones. But swarm tactics are being used by many players now. Swarm tactics एक अभी मिलिट्री का डॉक्ट्रिन ही बन गया है जहां पे एयर डिफेंसेस को ओवरवेलम करने के लिए स्वार्म टैक्टिक्स कैन बी यूज्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट 2025 में यूक्रेन का जो स्पाइडर वेब है, ये भी कुछ ऐसा ही एक टैक्टिक था। मैं नहीं कहूँगा कंप्लीटली स्वार्म टैक्टिक, बट येस मोर देन 150 ड्रोन्स वर यूज्ड। ड्रोन्स को स्मगल किया गया, और यहाँ पे तो ना दिस हैज डेवलप्ड अ न्यू डायमेंशन ऑल टुगेदर। जैसे वी हैव सीन ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, पाकिस्तान के जो स्वार्म टैक्टिक्स थे उसके अंदर बहुत ही चीप ड्रोन्स आए थे, राइट। अब यहाँ पे यूक्रेन ने जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए, अपेरेंटली दे वर अबाउट $500 ड्रोन्स, है ना। तो छोटे छोटे से ड्रोन्स थे जिन्हें हम लोग FPV ड्रोन्स कहते हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, जिसको एक इंसान को ऑपरेट करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह के ड्रोन्स इन्होंने स्मगल किए ट्रक्स में, 150 से भी ज़्यादा ड्रोन्स, और एक ही समय पे अलग अलग एयर बेसिस पे इन्होंने अटैक किया डीप इनसाइड द रशियन टेरिटरी। इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, राइट। मल्टी फ्रंट पे अलग अलग रशियन एयर बेसिस पे स्ट्राइक किया, और अगर आप रिपोर्ट्स देखिए उसमें बताया जा रहा है कि
almost 40, more than 40 Russian aircrafts have been damaged. Many of them may be permanently grounded as well, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली फायर किया गया था, विंग्स पे फायर किया गया, क्रिटिकल इक्विपमेंट पे फायर किया गया, जिससे कि वो उड़े ना, इस इंटेंशन से। ऑफ कोर्स इसके बाद रशिया ने भी रिटेलिएट किया है। रशिया की तरफ से भी यू मस्ट हैव सीन द न्यूज़ इन रीसेंट टाइम्स कि उन्होंने भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, वेरी हेवी अटैक ऑन यूक्रेन। ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द केस स्टडीज दैट वी हैव सीन, जहां पे ड्रोन वॉरफेयर का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन टैक्टिक्स के इस्तेमाल हो रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉरफेयर। अब इस पूरे डिस्कशन से हमें समझ में क्या आता है कि एक नया डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर तो शुरू हो चुका है, यानी कि ड्रोन वॉरफेयर इज हियर टू स्टे। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इंडिया को अपनी ड्रोन कैपेबिलिटी को बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है सर मुझे इंडिया के बारे में जानना है, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। द वेरी नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट इंडियाज ड्रोन कैपेबिलिटी विच विल हेल्प यू अलॉन्ग विद दिस वीडियो टू डेवलप योर कंटेंट फॉर आंसर राइटिंग फॉर मेन्स। ठीक है, तो इंप्लीकेशन क्या है या फिर सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज का कि ड्रोन वॉरफेयर एक नया डायमेंशन आ चुका है एंड इट इज हियर टू स्टे, ये रहेगा। अगर आप देखोगे अलग अलग देश ढेर सारे पैसे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड कर रहे हैं ऑन बिल्डिंग देयर ड्रोन फ्लीट। सबसे टॉप प्लेयर ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यूएस अपेरेंटली हैज अ ड्रोन फ्लीट ऑफ मोर देन 13,000। डिस्टेंट टॉप पे आते हैं, दे आर फॉलोड बाई टर्की, 1400 से भी ज्यादा ड्रोन है उनके पास, पोलैंड है। अब नॉट जस्ट ऑन ड्रोन्स, अलग अलग देश ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स के ऊपर भी काफी ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो ड्रोन वॉरफेयर इज हियर टू स्टे। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाता है ड्रोन वॉरफेयर, वो है पर्सोनल को रिस्क नहीं करता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वी सॉ ड्यूरिंग दी लास्ट टाइम स्ट्राइक्स, जहां पे हम लोगों ने डीप स्ट्राइक्स किए, सर्जिकल स्ट्राइक्स किए पाकिस्तान टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वहां पे ड्रोन, अगेन आई वुडंट से दैट वी यूज्ड एक्सटेंसिव ड्रोन टेक, direct pilots. You must have heard about Abhinandan Varthaman, pilot Abhinandan Varthaman, वो स्क्वाड इवेंचुअली आ गए, यू डू नो दैट। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप एयरक्राफ्ट भेजोगे, एयरक्राफ्ट पायलट जा रहे हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क टू दी पर्सोनल, है कि नहीं। अगर समझ लो एयरक्राफ्ट भी चला गया तब भी इवन इफ दे यूज इजेक्ट, आप जानते हो कि एयरफोर्स के अंदर जब इजेक्ट होगा तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर पड़ता है एंड मोस्ट प्रॉब्ली द पायलट वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई अगेन, राइट। देयर वुड वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो बाद में फ्लाई ना करे, शायद वो ग्राउंडेड रह जाए, इस तरह की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो अगर हम लोग नॉर्मल एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करेंगे तो पायलट जा रहे हैं तो हमारे पर्सनल को तो रिस्क कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, ड्रोन के साथ कोई पायलट नहीं है, इट्स अनमैन्ड, तो चला जाएगा, वी कैन सेव लाइफ्स, राइट। सो पायलट्स आर नॉट एट रिस्क, आर मिलिट्री पर्सनल विल नॉट बी एट रिस्क। इसके अलावा क्या है, जिस तरह से स्पेंडिंग हो रही है, जिस तरह से एवोल्यूशन हो रही है, जिस तरह से एआई का राइज हो रहा है, जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, जहां पे नई सेंसर टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, नए नेविगेशन टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, उसकी वजह से ड्रोन्स आर गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर एडवांस्ड। ड्रोन्स और ऑटोनोमस वेपन सिस्टम और भी एडवांस्ड होने वाले हैं और इनका मार्केट और भी राइज होने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखोगे एक नेशन के पर्सपेक्टिव से, एक देश का जो भी सिद्धांत होते हैं ना, हमारे जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स होते हैं, मिलिट्री सिद्धांत होते हैं, उसके अंदर अब ड्रोन्स हैव बिकम अ पार्ट, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, दे हैव बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेनिंग, दे हैव बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डॉक्ट्रिन्स एंड द रेस्पॉन्स दैट वी आर गोइंग टू टेक। अगर आप यूएस की बात कर लो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रेप्लिकेटर प्रोग्राम है। रशिया की बात कर लो, रशिया का ज़ाला लैंडसेट कामिकाजे ड्रोन है, काफ़ी एक्सटेंसिव ड्रोन है। रिसेंटली आई थिंक रशियंस डिड यूज दी लैंडसेट कामिकाजे ड्रोन्स, दे हैव यूज्ड इट बिफोर एज वेल। तो अलग अलग देश अपने मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स में हो या फिर अपने नए मिलिट्री के जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर ड्रोन प्रोग्राम्स ऑलरेडी आ चुके हैं। भारत के अंदर भी वी डू हैव अ ड्रोन मिशन, हमारे ड्रोन रूल्स आ चुके हैं, 2021 में ड्रोन मिशन आ चुके हैं, अगले ही साल। विल टॉक अबाउट ऑल दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये तो एक नया आइडिया है या फिर एक नई, मैं कहूँगा एक कॉन्सेप्ट है ड्रोन वॉरफेयर की, जो रियलिटी बन चुकी है, राइट। सो इट इज़ हियर टू स्टे। सर इसका परिणाम क्या हो, मुझे एक ब्रॉड लेवल पे भी जानना है, मुझे इकोनॉमिक लेवल पे जानना है, मुझे स्ट्रेटेजिक लेवल पे, फॉरेन पॉलिसी लेवल पे इन सभी के इंप्लीकेशंस चाहिए, एंड आई ऑल्सो वांट एथिकल एंगल। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो इंप्लीकेशंस क्या है, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन ऑफ ड्रोन वॉरफेयर हो चुका है हमारी मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर, मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स के अंदर। हर एक देश अभी
ड्रोन्स और ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट जरूर कर रहा है. And after the recent conflicts, India is going to put more and more efforts. India is going to invest heavily on drone tech also going forward. इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो चुकी है ड्रोन वॉरफेयर की. अगर आप देखोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोर एडवांस काइंड ऑफ ड्रोन, हम लोगों ने बहुत सारे ड्रोन्स प्रोक्योर भी किए हुए हैं, लेकिन अगर आप ड्रोन्स को देखोगे तो ड्रोन की कैटेगराइजेशन करोगे तो यू विल फाइंड there are civilian drones, yes, but in terms of military also there are short range drones, there are mail drones which are medium endurance wale drones, and there are extensive drones which are like flights only, which are like aircrafts only. तो स्पेशली जो छोटे छोटे ड्रोन्स है ना, दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस. जैसे कि मैंने आपको बताया स्वार्म टैक्टिक्स में, जो रिसेंट स्वार्म टैक्टिक्स आई हुई है उसके अंदर छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. यूक्रेन हैज यूज्ड अपेरेंटली हार्डली $300 से $500 के बीच उस ड्रोन की कॉस्ट है, तो लेस देन $1000 ही है. तो $1000 से कम वाली कीमत वाले जो ड्रोन्स है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके साथ फायर पावर जो है, थोड़ा सा फायर पावर है, और स्ट्रेटेजिकली अटैक किया. जैसे रशिया के ऊपर जो अटैक हुआ, रशियन एयरक्राफ्ट के ऊपर जो अटैक हुआ, अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे, जो भी प्रिलिमिनरी इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, यूक्रेन ने काफ़ी सारी वीडियोज़ भी रिलीज़ किया, उसके अंदर जो अटैक हुआ फ्लाइट के विंग के ऊपर अटैक किया गया, राइट, ताकि फ्लाइट उड़े ना, इस तरह की चीजें. और एंड दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ ड्रोन वॉरफेयर, स्पेशली द स्मॉलर ड्रोन्स. इसके अलावा ग्लोबल ड्रोन मार्केट कंटिन्यूसली राइज होने वाला है. जिस तरह की डेवलपमेंट हम लोगों ने देखी है ग्लोबल ड्रोन मार्केट, अगर हम लोग रिपोर्ट्स देखें, अगर 2024-25 की बात करें, करंटली द ड्रोन मार्केट इज समवेयर अराउंड $40 बिलियन, $40 बिलियन का ये मार्केट है. और एक्सपर्ट्स का अगर आप सुने तो वो बताते हैं कि आने वाले 5 से 7 सालों में ये नंबर ऑलमोस्ट ट्रिपल हो सकते हैं, यानी कि $100 बिलियन को तो क्रॉस कर ही जाएंगे. कुछ कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2032 तक $120 बिलियन का ड्रोन का मार्केट बन सकता है. अब अगर ड्रोन का मार्केट बढ़ेगा कंटिन्यूसली तो क्या होगा, तो उसका एक स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट भी होगा ना. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट? देखिए, हम लोग जब भी दो देशों की रिलेशंस की बात करते हैं, दो देशों की रिलेशन में हम लोग बात करते हैं कि कहीं ना कहीं एजुकेशन पे कोलैबोरेशन है, हेल्थ पे कोलैबोरेशन है, ट्रेड की कोलैबोरेशन है, ट्रेड कोऑपरेशन चलता है ना, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, इस तरह की एक नया डायमेंशन ऐड हो जाएगा कि ड्रोन कोलैबोरेशन. अब मैं चाहूंगा कि मैं रिलाई करूं उन प्लेयर्स के ऊपर जिनकी ड्रोन की टेक्नोलॉजी अच्छी खासी, या फिर जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करते. सबसे पहले तो होगा कि मैं खुद ही ड्रोन मैन्युफैक्चर करूं, आत्मनिर्भर बनूं. इंडिया के लिए बात कर रहा हूं मैं. अगर इंडिया खुद ही ड्रोन मैन्युफैक्चर करेंगे, हम लोग उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रही हैं. बट एक स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन क्या होगा, आई वुड लुक फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हु हैव दिस ड्रोन कैपेबिलिटी. जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, या फिर रशिया हो गया. अगर ईरान की बात करें, ईरान, जैसे रशिया ऑल्सो रिलाइज ऑन इरानियन ड्रोन टेक्नोलॉजी, so Iran can be one of the partners. Again, Turkey has advanced program of drones, but there is already Turkey Pakistan axis there, right? इसके अलावा recently इंडिया ने एक ऑब्जर्वर करके ज्वाइन भी किया हुआ है 2025 में. शुरुआत में वी हैव ज्वाइंड द यूरो ड्रोन प्रोग्राम, द काउंटर यूरो, जो ड्रोन को काउंटर करने के लिए यूरो ड्रोन प्रोग्राम करके, उसमें भी हम लोगों ने ज्वाइन किया है 2025 की शुरुआत में. तो इसका मतलब क्या है, हम लोग का जो फॉरेन रिलेशंस होगा, जो इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे, उसके अंदर अब एक ड्रोन मार्केट का, फिर ड्रोन कोलैबोरेशन का भी एक एंगल जरूर बढ़ जाएगा. ठीक है. इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंप्लीकेशन ये है कि देखिए, जिस तरह से ड्रोन की वॉरफेयर चल रही है, अब एक तो मैंने बताया कि ड्रोन वॉरफेयर अगर आप करोगे तो हमारे खुद के पर्सनल के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जितनी खतरनाक ड्रोन्स रहेगी उतनी ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटन हो जाएगी, किसी भी प्लेयर की, ओपोनेंट्स की हो, किसी की भी हो. अल्टीमेटली ह्यूमैनिटेरियन क्वेश्चन जरूर रेज हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट अदर पर्सनल. ठीक है. जैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल है थोड़ी देर में, क्योंकि अभी हम लोगों को बस जानना है ये कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट. देखिए, जैसे जिस तरह से ड्रोन वॉरफेयर इवॉल्व हो रहा है, इट इज देयर टू स्टे, ये रहेगा ही रहेगा. इनफैक्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी जो आई है, जो मैंने आपको एवोल्यूशन बताया ना शुरुआत में वॉरफेयर में, इट इज द लॉजिकल स्टफ, जहां पे जो मिलिट्री रेवोल्यूशंस आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआती दौर में आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का रेवोल्यूशन आया, नेवी की मूवमेंट का रेवोल्यूशन आया, एयरक्राफ्ट का रेवोल्यूशन आया, एयर एक नया डायमेंशन बना वॉरफेयर का. उसके अंदर ये एक रेवोल्यूशन ही हम लोग कह सकते हैं.
तो इट इज हियर टू स्टे। लेकिन इसके साथ बहुत सारे सवाल जरूर उठ जाते हैं। देर आर सो मेनी एथिकल एंड लीगल कॉन्ट्रीज विच स्टे विथ द ड्रोन वॉरफेयर। अब सबसे पहला है कि जिस तरह से ड्रोन्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवॉल्व होगा, जैसे जैसे हाई टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, सेंसर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स बने। अब ऑटोनोमस वेपन सिस्टम होते क्या है? अब मैंने आपको ड्रोन के बारे में बताया, सिंपल एग्जांपल, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये AWS होता क्या? इट्स नॉट अमेजन वेब सर्विसेज, इट ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। बहुत ही सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आयरन मैन मूवी देखा है? आयरन मैन मूवी में टोनी स्टार्क है, जिसमें टोनी स्टार्क नहीं है दैट इज ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। मतलब खुद से ही वो जैसे आयरन मैन के सूट होते हैं ना, समझ लो दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट सूट्स, इट्स अबाउट डिफरेंट वेपन्स आल्सो। बट क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, कैन आई ट्रस्ट ड्रोन्स? कैन आई ट्रस्ट ऑटोनोमस वेपन सिस्टम? कैन आई ट्रस्ट दीज थिंग्स? ठीक है। फॉर इंस्टेंस, जैसे जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पर्सनल को हम लोग बिल्कुल बचा सकते हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर तो अटैक होगा ही होगा, काफी खतरा है। अब इमेजिन कर लो, जैसे एक सिनारियो है, कैन वी ट्रस्ट AI और ऑटोनोमस वेपन सिस्टम? इमेजिन कर लो हम लोगों ने ड्रोन का अटैक किया और दुश्मन ने सरेंडर कर दिया। अब जब दुश्मन ने सरेंडर कर दिया है, उसके बाद भी अगर ड्रोन अटैक करेगा, उसके बाद भी अगर अगर ऑटोनोमस वेपन सिस्टम अटैक करेगा तो क्या? इस तरह के इंस्टेंसेस देखे हुए हैं। लीबिया में 2020 में इस तरह का एक एविडेंस मिला, जहां पे रिट्रीटिंग फोर्सेस थी, फोर्सेस वापस जा रही थी, उनके ऊपर भी हेवी अटैक हुआ बाय ड्रोन्स, हेवी अटैक हुआ बाय द अदर ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स। That brings into question, can we really trust AI and can we really trust these autonomous weapons? इसके अलावा अब क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव बन चुका है और हाईली इफेक्टिव और एफिशिएंट भी है इन टर्म्स ऑफ यूसेज, अगर इसका सिविलियंस के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या? हाल ही में हम लोगों ने देखा, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान डिड यूज स्वॉर्म टैक्टिक्स, इट डिड टारगेट सिविलियंस, सिविलियन टारगेट्स के ऊपर। जैसे जम्मू में अटैक हो रहा है, जम्मू में अटैक हो रहा है, बाड़मेर में अटैक हो रहा है, अलग अलग जगह सिविलियन एरियाज में है ना, 30 से भी ज्यादा लोकेशंस के ऊपर ड्रोन्स भेजे गए थे, राइट? इंडियन एयर डिफेंसेस वर एक्टिव, लेकिन सिविलियंस के ऊपर भी अटैक हो सकता है, कोलैटरल डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ एस्केलेशन। अब रिस्क ऑफ एस्केलेशन क्या है कि देखो, ड्रोन वॉरफेयर में क्या है, साइकोलॉजी क्या है कि मेरे किसी मतलब मेरे किसी पर्सोनल का लॉस नहीं हुआ है, हाँ चलो 4 ड्रोन्स चली गई तो मैं भेज दूंगा ड्रोन, मैं अटैक कर दूंगा। इससे क्या होगा, मैंने ड्रोन अटैक किया, वहां से भी ड्रोन अटैक हुआ, ड्रोन अटैक, काउंटर ड्रोन अटैक, इट मे लीड टू एस्केलेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आर्मीनिया अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट में इतना ज्यादा जैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और इतना इफेक्टिवली इस्तेमाल किया गया कि आर्मीनिया कुड नॉट इवन नेगोशिएट, नेगोशिएशन का भी मौका चला चला गया। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एस्केलेशन को रोके, एस्केलेशन ज़्यादा ना हो। तो ड्रोन्स की वजह से ज़्यादा एस्केलेशन हो सकता है, क्योंकि साइकोलॉजी ये होगी कि केवल इक्विपमेंट ही तो है, चलो भेज देंगे। इस तरह की एक साइकी डेवलप जरूर हो जाती है इन आर मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स। इससे थोड़ा सा हमें केयरफुल या फिर कॉशियस रहने की जरूरत है। इसके अलावा जब हम लोग ड्रोन वॉरफेयर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ इट कंप्लीटली लैग्स हियर, इंटरनेशनल लॉ लैग करता है। जैसे देयर इज नो इवन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस का कोई कन्वेंशन नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है जो ड्रोन वॉरफेयर को रेगुलेट करता है। वी हैव डिफरेंट कन्वेंशंस व्हिच रेगुलेट द बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स एटसेट्रा। ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर या फिर ड्रोन टैक्टिक्स के ऊपर कोई कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई। अगेन यू कैन टॉक अबाउट अदर इंटरनेशनल लॉज, जैसे यूनाइटेड नेशंस चार्टर की बात कर सकते हो, दूसरे इंटरनेशनल लॉज की बात कर सकते हो, लेकिन ये पूरा डिस्कशन एक एक साइड या फिर एक डायरेक्शन में हम लोग पुश कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वी नीड some kind of regulation over the usage of drones during the conflict or during the warfare. This is very very important aspect. So of course drone warfare is here to stay, but the international community has to answer these questions, ethical or legal questions जो है, legal quandaries मतलब confusions. So ethical and legal quandaries जो है उन्हें कहीं ना कहीं आंसर करने की जरूरत है, एंड वी माइट एक्सपेक्ट दिस गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। आगे चलते चलते हम लोग ये एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। सो प्लीज डू शो दिस फ्यूचर आउटलुक इन योर आंसर्स इन यूपीएससी मेंस, राइट? सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड द डिस्कशन हियर। आई होप आप सभी को ये डिस्कशन फ्रूटफुल रहा है, इससे आपको
इंफॉर्मेशन मिली हुई है। एंड बिफोर आई साइन आउट, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, दिस इज माई सोशल मीडिया आई डी @RahulSai222। ये मेरा सोशल मीडिया आई डी है। यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, और मेरा इंस्टाग्राम भी है। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो, देन आई हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर एज वेल, दैट इज 8841222262। So till we meet next time, stay safe and stick to your schedule. Jai Hind.